हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक कृतिका के सेकंड लेसन जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, इसकी रीडिंग करेंगे। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो चलिए इस कहानी की रीडिंग शुरू करते हैं। जब मैं गंगटोक पहुंची तो रात में मैंने हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर पहाड़ों पर तारों के झुंड रोशनी की एक झालर जैसे लग रहे थे। यह दरअसल रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। मुझे यह शहर इतना सुंदर लगा कि उसकी सुबह, शाम और रात सब कुछ खूबसूरत था। इस जादुई रात में मैं सब कुछ भूल गई और बस उस रोशनी की झालर को देखती रही। मेरे अंदर बाहर बस शांति थी। धीरे धीरे मेरे होठों पर एक प्रार्थना आ गई जो मैंने सुबह एक नेपाली लड़की से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौसेली। इसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगली सुबह मुझे युमथांग के लिए निकलना था। मैं आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी क्योंकि लोगों ने बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो वहां से कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है। लेकिन मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के बादलों से ढका था और कंचनजंगा नहीं दिखी। पर सामने रंग बिरंगे इतने सारे फूल थे कि मुझे लगा जैसे मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर दूर था। मेरे ड्राइवर और गाइड जितेन नार्गे ने बताया कि युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। मैंने मजे से पूछा, क्या वहां बर्फ मिलेगी? हम पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ों को देखते हुए पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह हमें सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं यानी झंडे एक कतार में लगी दिखी। ये शांति और अहिंसा की निशानी थी और इन पर मंत्र लिखे थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध को बहुत मानते हैं। जब भी किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र जगह पर 108 सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही खराब हो जाती हैं। कई बार नए काम की शुरुआत में भी पताकाएं लगाई जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे ये सब बता रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। जितेन ने बताया कि इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह वह जगह है जहां लेप्चा और भूटिया जातियों के झगड़े के बाद शांति के लिए बात शुरू हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने एक छोटी झोपड़ी के अंदर एक घूमता हुआ पहिया देखा। नार्गे ने कहा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, इस देश के लोगों की आस्थाएं, विश्वास और अंधविश्वास एक जैसे ही हैं। धीरे धीरे हम और ऊंचाई पर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और घर पीछे छूटने लगे। अब हिमालय अपने विशाल और सुंदर रूप में सामने आने वाला था। रास्ते वीरान, पतले और जलेबी की तरह घुमावदार हो गए थे। हिमालय बड़ा होते होते बहुत विशाल हो गया। गहरी गहरी घाटियां दिखने लगी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल खिलखिलाते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी घनी हरियाली वाली गुफा के बीच से हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस सुंदरता को देखकर सभी यात्री खुशी से गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। पर मैं शांत थी। मैं इस सारे नजारे को अपने अंदर भर लेना चाहती थी। अपनी जीप की खिड़की से मैं कभी आसमान छूते पहाड़ों की चोटी देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह गिरते झरनों को, और कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती चांदी जैसी चमकती तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य सबसे बढ़कर था। मैं इतनी खूबसूरत नदी पहली बार देख रही थी और बहुत रोमांचित थी। फिर हमारी जीप एक झरने के पास रुकी। वहां एक बहुत ऊंचाई से गिरने वाला झरना था। इसका नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। सभी लोग कैमरे से तस्वीर लेने में व्यस्त हो गए। मैं नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई
और झरने के संगीत के साथ ही अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने बहती जलधारा में पैर डाले तो अंदर तक भीग गई। मेरा मन कविता से भर गया और सत्य तथा सौंदर्य को छूने लगा। मुझे लगा जैसे मैं खुद भी समय और स्थान की सीमाओं से दूर एक बहती धारा बन गई हूँ। मेरे मन की सारी बुराइयां इस निर्मल धारा में बह गईं। मुझे लगा कि मैं हमेशा ऐसे ही बहती रहूं और झरने की आवाज सुनती रहूं। पर जितेन ने मुझे चलने को कहा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद फिर वही सुंदर नजारे मेरी आंखों और आत्मा को सुख देने लगे। कहीं गहरे हरे रंग का मोटा कालीन बिछा था तो कहीं हल्का पीलापन था और कहीं पत्थर जैसी पथरीली दीवारें थीं। देखते ही देखते सब पर बादलों की एक मोटी चादर छा गई और सब कुछ बादलों से भर गया। मैं इस माया और छाया के अनूठे खेल को देखती जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे प्रकृति मुझे समझदार बनाने के लिए जीवन के रहस्यों को बता रही हो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं बल्कि दो अलग अलग दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद वे पहाड़ अपने सुंदर रूप में सामने आ गए। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पहाड़ों, झरनों, फूलों, घाटियों और वादियों के सुंदर नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। मुझे पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। उन पलों में मेरा मन इस सुंदरता से इतना जुड़ गया था कि अंदर और बाहर की सीमा मिट गई थी और मुझे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के करीब थी। मैंने फिर से वही प्रार्थना दोहराई, साना साना हाथ जोड़ी। तभी मेरा ध्यान टूट गया। मैंने देखा कि इस अद्भुत सौंदर्य से अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके कोमल शरीर पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कुछ के साथ उनके छोटे बच्चे भी बंधे थे। यह देखकर मुझे दुख हुआ कि इतनी सुंदरता के बीच भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से होकर हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये औरतें चौड़ा बना रही हैं, जो बहुत खतरनाक काम है। मुझे एक बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मैंने सोचा कि आम लोगों की जिंदगी हर जगह एक जैसी ही होती है, जहाँ कुछ लोग बहुत मजे करते हैं और कुछ बहुत दुख झेलते हैं। जितेन ने कहा, मैडम, ये तो हमारे देश की आम जनता है। आप पहाड़ों की सुंदरता देखिए। पर मैंने मन ही मन सोचा, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि वे मेहनती सुंदरियां किसी बात पर इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे, मतलब बहुत तेजी से मुड़ेंगे और तेजी से ऊपर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट से ठीक पहले एक जगह पर हमने 7-8 साल के ढेर सारे पहाड़ी बच्चों को स्कूल से लौटते देखा, जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। मणि ने पूछा, क्या स्कूली बस नहीं? जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है। इनमें से ज्यादातर बच्चे शाम को अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। मैंने खुद भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी पतले होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति जागरूक कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक चेतावनी, वी केयर, मैन ईटर अराउंड। हम परवाह करते हैं, नरभक्षी आसपास हैं। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक।
पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। शाम ढल रही थी और जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक नजारे ने मुझे आकर्षित किया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू यानी कि सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफनता उनका यौवन और मेहनत से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। घनी हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की सुनहरी और पवित्र चमक में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मैं मंत्र मुग्ध होकर चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में रुकना था। यह गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी शांत बस्ती थी, जहां जिंदगी सुकून से सो रही थी। उसी लायुंग में हम तिस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरे थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मेरी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का एक छोटा सा बोध जैसे मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर बहुत बड़ी गलती की है। हिमालय अब मेरे लिए सिर्फ एक कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी तरह पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धारा तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत मेरे भीतर धड़कने लगा। मुझे याद आया कि मेरे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मेरे भीतर एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा जहर, सारी बुराइयां बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितिन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और नशे का ऐसा असर हुआ कि एक एक कर सभी यात्री गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने भी लड़कियों को मात करते हुए ऐसा शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब हैरान होकर उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहां से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुंदर थी। ज्यादातर लोगों की आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते बर्फबारी लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां निश्चित रूप से बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था और अपने प्राकृतिक रूप में था। कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बात कर रहा था और उसकी पत्नी अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता से देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ खा लिया था। मीठी डांट देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, जोश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर था। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश भी थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें चुप कर दिया था और उस पर बारिश।
एक चूक और सब खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन से भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो रफ्तार को तलाक दें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत विरोध किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी जैसे चमकते पहाड़। अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, मतलब बहुत अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी असर करने लगी थी। वह प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा था, ताम्रो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। सभी यात्री अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यह बर्फ सबसे ज्यादा थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई यात्री बर्फ पर लेटकर हर पल की सुंदरता को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पैर ठंडे होने लगे थे पर मन बहुत खुश हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। मुझे इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जीकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने किराए पर लेने चाहे, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। तस्वीरें खींचने के बजाय मैं उस सारे नज़ारे को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, ताकि महानगर के अंधेरे कमरे में मैं इसे बार बार देख सकूं। यह बर्फ से ढका पहाड़ मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। शायद ऐसी ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी हों का महामंत्र पाया होगा। यह सौंदर्य ऐसा था कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ पलों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी मेरे दिमाग में आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर हैरान रह जाता था और दूसरों का बुरा करने की आदत भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये बर्फ से ढके पहाड़ जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में पानी इकट्ठा कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब हाहाकार मचता है तो यही बर्फ की चट्टानें पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को ठंडक पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है पानी बचाने की। मणि ने अभिभूत होकर सिर झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन पलों को मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक पतली सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ी महिलाओं का ख्याल आ गया। मेरी आत्मा की अनंत परतों को भेदता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि हमने इक्का दुक्का फौजी छावनियों को देखा। मुझे ध्यान आया कि यह सीमांत क्षेत्र है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़ाके की ठंड में, मतलब उस समय
तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए ही तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर ही भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर एक फौजी छावनी दिखी, जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आपका कल सुरक्षित रखने के लिए अपना आज देते हैं। मेरा मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में अप्रैल के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान दिसंबर और जनवरी में भी, जब पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन पतले, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने पर हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी समय सीमा से पहले ही खत्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर मेरी चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर जा रहे थे। जितेन को पहले ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते थोड़े चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती और हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के पहाड़ों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और हमें यह एहसास भी हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल, यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, तब पर्यटन उद्योग इतना नहीं बढ़ा था। हर एक सिक्किमी भारतीय माहौल में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मैं विस्मय और अविश्वास से उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी इच्छाओं का ज्वार भाटा जागता है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। मैंने पूछा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। मैंने कहा, तभी गंगटोक इतना सुंदर है। जितेन ने तुरंत कहा कि गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह बोलने लगा, मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। सिक्किम जब भारत में मिला, उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मैंने मन ही मन कहा। जीप आगे बढ़ने लगी। बच्चों, लेखिका की ये स्वयं की सिक्किम यात्रा की ये कहानी यह बताती है कि जीवन में सुंदरता, कठोरता, आध्यात्मिकता और मानवीयता सभी साथ साथ चलती हैं। यह हमें प्रकृति का सम्मान करने, मेहनती लोगों की सराहना करने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देती है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है, और यह यात्रा ही है जो हमें सबसे अधिक सिखाती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।